हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो दृष्टि क्विक बुक के से ज्योग्राफी को रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो भी पृथ्वी की गतियों से संबंधित इंपॉर्टेंट सामान्य परिचय हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति, तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें आभास न होने का मुख्य कारण घूर्णन एवं परिक्रमण में निरंतरता का होना है। तो सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है कि घूर्णन गति, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो उसका आभास हमें नहीं होता है। उसका मुख्य कारण क्या है? घूर्णन और परिक्रमण में निरंतरता का होना। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और धुरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। जैसे पृथ्वी यदि अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पर हमेशा क्या होती? रात होती। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही मौसम परिवर्तित होता है। अतः इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एवं अपनी धुरी पर सतत रूप से क्या करती है? घूमती रहती है। तो अगर हम अगला पॉइंट देखें कि दूसरे ग्रहों की भांति पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार क्या करती है? घूमती रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसके सहारे पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्षा तल या कक्षीय सतह कहते हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष अथवा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्षा तल या क्या कहते हैं? कक्षीय सतह कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी जो है वो जो अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहा जाता है? अक्ष। और जब वो ऑर्बिट पर घूमती है, जैसे मान सूर्य का क्या कर रही है? परिक्रमण कर रही है, तो वो जिस कक्ष को घूमती है उसी को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कक्ष कहा जाता है। और उसी तल को क्या कहा जाता है? कक्षा तल या कक्षीय सतह कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका अक्ष इसके कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ को कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर क्या है? 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। और इसका अक्ष जो है इसके कक्षा तल से 66.5 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी का आकार भूआभ जियोइड होने के कारण इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अतः आधे भाग पर दिन रहता है, जबकि शेष आधे भाग पर उस समय प्रकाश नहीं पहुंचता है, अतः आधे भाग पर क्या होती है? रात रहती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है? तो प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है? तो दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्त वृत्त या इसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियां होती हैं। तो पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां होती हैं। पहली जो गति है उसे क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है। और दूसरी जो गति है उसे क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोटेशन क्या है। देखिए, घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। परिक्रमण या वार्षिक गति को क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन कहा जाता है। हम फिर से रिपीट करते हैं कि पृथ्वी जो की गतियां होती हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो पृथ्वी की गति जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली गति जो है जिसे घूर्णन गति भी कहते हैं, परिभ्रमण भी कहते हैं या दैनिक गति भी कहते हैं। और दूसरी गति होती है परिक्रमण या वार्षिक गति, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमना ही पृथ्वी का क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष के सापेक्ष कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमना ही पृथ्वी का क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा कर सकती है या पूरा करती है। इसी कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। और इसी कारण से क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो कभी अगर हमें हम जानते भी और हमें जानना भी चाहिए कि जो घूर्णन है वो घूर्णन की वजह से क्या होते हैं। तो पृथ्वी पर क्या होता है? दिन और रात होता है। पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन व रातें समान होती हैं, क्योंकि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव क्या होता है?
शून्य होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन और रातें जो होती हैं वो क्या होती हैं, सामान्य होती हैं। मतलब दिन और अगर हम बात करते हैं इक्वेटर पर, अगर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दिन और रात हमको क्या देखने को मिलते हैं, बराबर। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव जो होता है वो कितना होता है, सदैव शून्य होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष जो कोणीय झुकाव है, जो एंगल है, वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि घूर्णन या दैनिक गति के क्या प्रभाव होते हैं। तो घूर्णन की वजह से क्या होता है, तो दिन और रात का होना। दूसरा, सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। तो हमें दूसरा क्या प्रभाव देखने को मिलता है कि सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो हमें ये घूर्णन की वजह से ही हवाओं और धाराओं की दिशा में बदलाव देखने को मिलता है। इसके बाद ज्वार भाटा की दैनिक या अर्ध दैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ज्वार भाटा की जो दैनिक या अर्ध दैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की जो दिशा होती है वो प्रभावित होती है किससे, पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं तो हम देखते हैं किसके बारे में, परिक्रमण के बारे में, या जिसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 107,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है और इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, लेकिन सुविधा अनुसार एक वर्ष में 365 दिन ही माने जाते हैं और लगभग अतिरिक्त 6 घंटे को प्रत्येक चौथे वर्ष अगर जोड़ दिया जाता है तो जिसे क्या कहा जाता है, अधिवर्ष या लीप ईयर भी कहते हैं। इसमें कुल कितने दिन हो जाते हैं, तो 366 दिन हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना लगता है, तो 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकेंड। तो अगर हम इसको अप्रॉक्स लेकर चलें तो मतलब 6 घंटे का समय लगता है। और ये जो 6 घंटे का समय है, अगर ये 6 घंटा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो अगर हम इसे क्या करते हैं, हर साल ये 6 घंटे को जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और 365 दिन जो हुआ करता था, सामान्य वर्ष जो हुआ करता था, वो 366 दिन में बदल जाता है, जिसे हम अधिवर्ष या क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। और इस तरीके से बढ़े हुए एक दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी प्रत्येक 4 साल बाद 28 के स्थान पर 29 दिन की होती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा किसके बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, परिक्रमण के बारे में पढ़ा। अब अगर हम बात करते हैं परिक्रमण के वार्षिक गति के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो परिक्रमण के या वार्षिक गति के क्या प्रभाव होते हैं, तो दिन रात का छोटा और बड़ा होना वो किसकी वजह से होता है, परिक्रमण की वजह से होता है। ऋतु परिवर्तन वो किसकी वजह से होता है, तो परिक्रमण का प्रभाव है। कर्क और मकर रेखाओं का जो निर्धारण है वो भी किसकी वजह से होता है, परिक्रमण की वजह से। सूर्य एवं किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, विषुवत तथा उपसौर और अपसौर की स्थिति का होना, ये भी किसका प्रभाव है, विषुव तथा उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना, ये भी किसका प्रभाव है, तो परिक्रमण का प्रभाव है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात का होना, ये भी किसका प्रभाव है, तो परिक्रमण या वार्षिक गति के क्या है, ये प्रभाव हैं। तो कुल मिलाकर हमने वार्षिक गति के प्रभाव में क्या क्या देखा, दिन रात का छोटा और बड़ा होना, ऋतु में परिवर्तन, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, विषुव, उपसौर और अपसौर की स्थिति का होना, ध्रुवों पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात का होना। तो इस तरीके से हमने देखा। अगला अगर हम टॉपिक देखें तो ऋतु परिवर्तन के बारे में देखते हैं, चेंजेस ऑफ सीजन के बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण बदलता रहता है। इसी वितरण के कारण समय के साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 प्रमुख मुख्य अवस्थाएं आती हैं जो निम्न है। तो हम जानते हैं कि क्या है, पृथ्वी
पृथ्वी जो है वो सूर्य के सामने है, तो पीछे भाग में क्या होगा, तो रात होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है। अगर कोई भी पृथ्वी का कोई भी भाग जो सूर्य के एकदम लंबवत में है, वहाँ क्या होगा, गर्मी होगी। लेकिन जो सूर्य के प्रकाश के पीछे है, वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा। तो इस तरीके से क्या है कि हर जगह पे सूर्य की स्थिति के हिसाब से क्या किया गया है, ऋतुओं में हमें क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के करीब परिक्रमण में 4 हमको मुख्य अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो जो 4 मुख्य अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले वो कौन सी हैं, तो 21 जून की स्थिति की हम बात करते हैं। तो अगर हम 21 जून की स्थिति के बारे में बात करें तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, फलतः उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है। तो अगर हम बात करें 21 मार्च के बाद, अगर हम देखें कि 21 मार्च अगर हम बात करते हैं, ये अगर हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे विषुवत रेखा बना दी, तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी 21 मार्च की कंडीशन पे जो सूर्य है वो कहाँ पे है, विषुवत रेखा पे है। तो जून आते आते ये कहाँ पे चला जाता है, कर्क रेखा पे विस्थापित हो जाता है। तो 1 मार्च से जून में कहाँ चला गया, कर्क रेखा पर स्थापित हो गया। तो इससे क्या होगा कि उत्तरी, क्योंकि अगर हम विषुवत रेखा को बीच में करते हैं तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर सूर्य जो है जून की, अगर हम 21 जून की स्थिति देखते हैं तो सूर्य कहाँ हो गया, उत्तरायण में चला गया और कहाँ पे जाके बैठ गया, कर्क रेखा के पास। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की अवधि बढ़ने लगेगी और कौन सी ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु का क्या होने लगता है, आगमन होने लगता है। 21 मार्च से सूर्य उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना प्रारंभ कर देता है और 23 दिसंबर तक उत्तरी ध्रुव प्रकाशित होता रहता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्च की से सूर्य जो है, अगर यहाँ पे 21 मार्च की स्थिति में सूर्य कहाँ पे बैठा है, विषुवत रेखा पर, तो वो किसको प्रकाशित कर रहा है, तो उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रकाशित करना प्रारंभ कर देता है। और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव जो है वो क्या रहता है, प्रकाशित रहता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का क्या होता है, दिन होता है। और 21 मार्च से 21 जून की अवधि को क्या कहा जाता है, उत्तरायण कहते हैं। तो 21, क्योंकि 21 मार्च से जो सूर्य है वो धीरे धीरे किधर जाने लगता है, तो विषुवत रेखा से कहाँ जाने लगता है, ये कहाँ पे पहुंचने लगता है, कर्क रेखा में। इसी वजह से 21 मार्च से अगर हम बात करते हैं 21 जून की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इस अवधि को क्या कहा जाता है, इसी अवधि को उत्तरायण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो 21 जून पर सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात जो है वो सबसे छोटी होती है और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, ग्रीष्म अयनांत, और इंग्लिश में इसे समर सॉलिस्टाइस या उत्तर अयनांत भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि 21 जून को ही क्या कहा जाता है, ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 21 जून की स्थिति में जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और यहाँ इससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी स्थिति आती है, गर्मी की स्थिति आती है, दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, छोटी होती है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, ग्रीष्म अयनांत। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो समर सॉलिस्टाइस कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो इस स्थिति में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहता है। फलतः दक्षिणी ध्रुव पर कौन सी ऋतु होगी, तो वो शीत ऋतु होती है। तो हमने देखा कि दक्षिणी ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहेगा और फलतः दक्षिणी ध्रुव पर कौन सी ऋतु रहती है, शीत ऋतु होती है। अब अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, सूर्य है। और अगर हम देखें तो 21 मार्च को अगर सूर्य जो है 21 मार्च और 23 सितंबर, तो ये इस बीच कहाँ पे रहता है, इक्वेटर में रहता है, विषुवत रेखा में रहता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर सूर्य जो है कर्क रेखा पर बैठ जाता है 21 जून के टाइम पे, तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तर अयनांत कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीष्म अयनांत, इंग्लिश में समर सॉलिस्टाइस। 22 दिसंबर के अगर हम बात करते हैं 21 दिसंबर या 22 दिसंबर की स्थिति में, तो सूर्य जो है ये कहाँ चला जाता है, दक्षिण गोलार्ध पे, कहाँ पे, मकर रेखा पे चला जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, विंटर सॉलिस्टाइस कहा जाता है या शीत अयनांत कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य और पृथ्वी की सबसे कम दूरी जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। इंग्लिश में हम बात करें तो पेरिहेलियन कहा जाता है। और ये स्थिति कब बनती है, तो 3 जनवरी के टाइम पे बनती है, 3 जनवरी के समय में। और अगर हम बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे अधिक दूरी जो हमको देखने को मिलती है वो 4 जुलाई को देखने को मिलती है। हम अगर देखें तो 152 मिलियन किलोमीटर, और इसी चीज़ को अपसौर कहते हैं और इंग्लिश में एफिलियन कहते हैं। तो हमने इस तरीके से क्या देखा, सूर्य और पृथ्वी की जो अलग अलग
अलग अवस्थिति हैं अलग अलग दिनों में, उनको देखा। इसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों को हमने इस डायग्राम के थ्रू देखा। अब हम बात करते हैं, हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने 21 जून की स्थिति के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं 22 दिसंबर की स्थिति के बारे में। 23 सितंबर, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये जिस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे हमने देखा मार्च की स्थिति। मार्च से जून में कहाँ चला गया, तो मार्च से जून में जो है कर्क रेखा पर सूर्य आ गया। फिर जून से सितंबर में कहाँ पे आएगा, फिर से विषुवत रेखा में, और सितंबर से दिसंबर में कहाँ चला जाता है, मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति हो जाती है। तो अगर 22 दिसंबर में सूर्य कहाँ पे आ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पे, मकर रेखा की स्थिति में आ जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि 22 दिसंबर की स्थिति में अगर हम देखें तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव क्या रहता है, प्रकाशित होता रहता है। इससे दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। इसके अंतर्गत 23 सितंबर से 22 दिसंबर की अवधि को दक्षिणायन कहते हैं। क्यों, क्योंकि 23 सितंबर में सूरज कहाँ पे है, तो हमने देखा कि ये इक्वेटर में, विषुवत रेखा में बैठा है। 23 सितंबर से अगर हम 22 दिसंबर में देखें तो ये धीरे धीरे दक्षिण की ओर जाता है, और इसी अवधि को क्या कहा जाता है, दक्षिणायन भी कहा जाता है। तो 23 सितंबर से 22 दिसंबर की अवधि को क्या कहा जाता है, दक्षिणायन भी कहते हैं। इसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इस समय सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति रहती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव अप्रकाशित रहने के कारण कम ऊष्मा प्राप्त करता है, फलतः यहाँ शीत ऋतु होती है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, शीत अयनांत कहा जाता है, विंटर सोलिस्टाइस अथवा दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किरणों का प्रभाव, जब लंबवत किरणें पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ता है तो इससे पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है, तथा जब सूर्य की तिरछी किरणें पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती हैं तो ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। विदित है कि दोपहर अधिक गर्म तथा सुबह एवं शाम में कम गर्मी होती है, क्योंकि दोपहर में सूर्य की किरणें सतह पर सीधी पड़ती हैं, जबकि सुबह और शाम को जो है वो क्या होती हैं, तिरछी रोशनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमने किरणों के प्रभाव के बारे में देखा। हमने देखा कौन सी स्थिति, 21 जून की स्थिति देखिए, 22 दिसंबर की। अब हम बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, जब सूर्य जो है वो कहाँ पर है, विषुवत रेखा पर है। तो हम उसकी स्थिति देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, जो कहलाती है इक्विनॉक्स की स्थिति या विषुव की स्थिति कहलाती है। और ऐसे समय में जब सूरज जो है वो विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है तो दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए इन दोनों तिथियों को समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। परिणाम स्वरूप इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो अगर हम बात करें 23 सितंबर को, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु है, शरद ऋतु है, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो वसंत ऋतु होती है। जबकि 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसलिए 21 मार्च वाली स्थिति को वसंत विषुव और 23 सितंबर की स्थिति को क्या कहा जाता है, शरद विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, वसंत विषुव कहा जाता है, और 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाता है, ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, उपसौर और अपसौर के बारे में। उपसौर जिसे क्या कहा जाता है, पेरिहेलियन कहा जाता है। तो ये क्या है, ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है। अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा था कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच बहुत कम दूरी होती है या न्यूनतम दूरी होती है, तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है, लगभग कितना, तो 147.5 मिलियन किलोमीटर, तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है वो सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपसौर के बारे में, तो इस खगोलीय घटना में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है, तो उसे अपसौर या मतलब 152.6 मिलियन किलोमीटर होती है, और इसी को घटना को क्या कहा जाता है, अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है वो सामान्यतः 4 जुलाई को होती है।
तो हमने उपसौर और अपसौर के बारे में पढ़ा, पेरिहेलियन और एफिलियन के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण क्या है और कब पड़ता है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। हमें ध्यान से ये क्रोनोलॉजी समझनी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो अगर सूर्य, हमें पता है कि पृथ्वी को रोशनी कहाँ से मिल रही है, सूर्य से। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ गया, चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य की प्रकाश जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, और ऐसी ही स्थिति को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो हमने अभी समझा कि सूर्य और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के बीच क्या आ गया, चंद्रमा आ गया, और अब पृथ्वी पर किसकी छाया पड़ रही है, चंद्रमा की, सूर्य के प्रकाश की जगह पर। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, किंतु चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या को घटित नहीं होता है। तो हमें अगर हम समझें तो सूर्य ग्रहण अगर ये 5 डिग्री का झुकाव ना होता चंद्रमा के कक्ष तलों में, तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ता, अमावस्या को पड़ता। लेकिन सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या को घटित नहीं होता है। जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना निर्मित होती है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि डायमंड रिंग जो या हीरक वलय किससे संबंधित है, तो हमें याद रखना है कि डायमंड रिंग या हीरक वलय जो है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा। अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में लूनार एक्लिप्स कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, अब देखिए हम चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि चंद्रमा के पास खुद की तो रोशनी होती नहीं है, वो किससे लाइट लेता है, तो वो सूर्य से लाइट लेता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की रोशनी ना पहुंचकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती है, जिसके कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्णतः अंधेरा हो जाता है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण करते हैं। बहुत इजी अगर वे में अगर हम देखें तो सूर्य से चंद्रमा को क्या मिल रही है, रोशनी। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। तो क्या होता है कि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा में क्या आ जाता है, अंधेरापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पृथ्वी की क्या पड़ती है, छाया जो है वो चंद्रमा तक पहुंचती है, जिसके कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्णतः अंधेरा हो जाता है, और इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा कब होता है, पूर्णिमा की रात को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। पूरा चंद्रमा ढक जाने पर पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनार इक्लिप्स होता है, जबकि अंशतः ढक जाने पर आंशिक चंद्र ग्रहण, पार्शियल लूनार इक्लिप्स कहलाता है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा, चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति जिसके कारण सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होता है, सजिगी या युति वियुति बिंदु कहलाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति, सूर्य, उसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी की जो एक रेखीय स्थिति होती है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सजिगी या युति वियुति बिंदु कहलाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन होता है, चंद्रमा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, युति कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ऐसी स्थिति जो होती है वो कब होती है, हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, युति कहा जाता है। और ऐसी स्थिति हमेशा कब बनती है, सूर्य ग्रहण के दौरान। और अगर हम बात करें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसे वियुति कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है हमेशा कब बनती है, चंद्र ग्रहण के दौरान बनती है। और सिजिकी किसको कहा जाता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति को क्या कहा जाता है, सजिगी कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति को क्या कहा जाता है, सजिगी कहा जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, जिसके कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है।
इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सुपर मून के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है ये सुपर मून? यह एक खगोलीय घटना है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करता है। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करता है, जिसकी वजह से दोनों की दूरी व स्थिति जो है वो बदलती रहती है। सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। तो सुपर मून का क्या मतलब होता है कि सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। इस स्थिति को पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इस दशा में चंद्रमा पहले की अपेक्षा 14% अधिक बड़ा और 30% जो है वो ज़्यादा चमकीला दिखाया जाता है। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि चंद्रमा जो है वो क्या करता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करता है। दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करने के समय इससे क्या होता है कि जो सूर्य और पृथ्वी है दोनों की दूरी और स्थिति बदलती रहती है। जिस और सुपर मून जो ऐसी दशा है जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। और इसमें क्या होता है, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, सुपर मून को ही क्या कहा जाता है, पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। और इस दशा में चंद्रमा पहले की अपेक्षा 14% अधिक बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ब्लू मून के बारे में। इस खगोलीय घटना के अनुसार जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों, तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी खगोलीय घटना के अनुसार जब किसी कैलेंडर माह में क्या हो, 2 पूर्णिमा हो, तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। दरअसल 2 पूर्णिमाओं वाला समय अंतराल 30 या 31 दिन में ही संतुलित हो पाता है। तो जो 2 पूर्णिमाओं वाला समय अंतराल है वो 30 या 31 दिन में ही क्या होता है, संतुलित हो पाता है। वास्तविकता यह है कि इस घटना का इसके नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगभग 2.5 वर्ष के बाद होती है। तो ब्लू मून क्या है, जब एक माह में हमें 2 पूर्णिमा देखने को मिलती है, मोस्टली ऐसा होता है, ये 30 या 31 दिन में क्या होता है, संतुलित हो पाता है। 2 पूर्णिमाओं वाला जो समय अंतराल है वो 30 या 31 दिन में ही संतुलित हो पाता है। और वास्तविकता ये है कि ऐसी घटना जो है वो हमको क्या देखने को मिलती है, लगभग 2.5 वर्ष के बाद ही देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम नोट देखें तो एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन की होती है। इसलिए फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती। जब किसी वर्ष में 2 या उससे अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। जैसे वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। तो जब किसी वर्ष में 2 या उससे अधिक माह जो हैं वो ब्लू मून के होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लू मून ईयर कहा जाता है। इसके बाद अब हम अगले मून की तरफ चलते हैं जिसका नाम क्या है, ब्लड मून है। इस खगोलीय घटना के अनुसार क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को क्या कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के जो संयोजन है, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ही क्या कहा जाता है, तो ब्लड मून कहा गया है। और इसे ही टेट्राड भी कहा जाता है। हालांकि जहां तक इस घटना में चंद्रमा का रंग लाल होने का प्रश्न है तो इसका कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना है। दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और इसकी पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इस स्थिति में चंद्रमा पूर्णतः से लाल प्रतीत होता है। वास्तव में पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना दुर्लभ होती है, जो कि सामान्य रूप से 3 चंद्र ग्रहणों में से एक ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो हमने देखा कि मतलब अगर 4 पूर्ण ग्रहण हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है, और या उन्हें टेट्राड कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 4 जो हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन जो हुए हैं, इसमें एक ही जो होगा वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, 3 जो हैं वो पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में, जिसे इंग्लिश में टाइड भी कहा जाता है। समुद्री सतह पर ज्वार व भाटा की उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होती है। तो अगर हम बात करते हैं समुद्री सतह पर ज्वार व भाटा की जो उत्पत्ति होती है वो क्यों होती है, तो ज्वार और भाटा की जो उत्पत्ति है वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होती है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा की संज्ञा दी जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है, और नीचे गिरने की इस स्थिति को क्या कहा जाता है, भाटा की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद ज्वार भाटा की ऊंचाई में विविधता पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण
कारण समुद्री जल की गहराई, सागरी तटरेखा के स्वरूप तथा सागरी विस्तार में भिन्नता का होना है। तो ज्वार भाटा की ऊंचाई में विविधता, अलगपन क्यों देखने को मिलता है? ये किस पर निर्भर करता है? तो समुद्र जल की गहराई पर, सागरी तटरेखा के स्वरूप तथा सागरी विस्तार में भिन्नता का होना ही ज्वार भाटा की ऊंचाई में विविधता का क्या है? कारण है। इसके बाद समुद्री सतह पर आने वाले ज्वार को सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावित करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि समुद्री सतह पर आने वाले ज्वार को, ज्वार का मतलब पानी उठना होता है, तो ज्वार को सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल जो है वो क्या करता है? अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। तो अगर हमने देखा कि इस तरीके से जो है ज्वार के लिए जो चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो अधिक क्या होता है? प्रभावी होता है। इसके बाद अगला देखें, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधे मतलब सजगी के समय होते हैं, सूर्य चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से अधिक होती है। इस तरह से कि ज्वार एक माह में 2 बार आते हैं, या तो कब आते हैं? अमावस्या के समय या तो पूर्णिमा के समय। इसके बाद जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में ना होकर समकोण पर होते हैं, तब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध पर ना होकर कैसे होते हैं? एक समकोण पर होते हैं, एक एंगल बना रहे होते हैं, तो चंद्रमा और सूर्य जो होते हैं वो एक दूसरे के कैसे काम करते हैं? विपरीत दिशा में काम करते हैं, और ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से क्या होती है? कम होती है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होती है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात की? ज्वार और भाटा के बारे में बात की। तो हमने ये देखा कि ये स्प्रिंग टाइड्स कब आते हैं, नीप टाइड्स कब आते हैं, उनके बारे में अभी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ज्वार भाटा के क्या क्या लाभ होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ज्वार भाटा के क्या लाभ होते हैं, तो ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। ज्वारी तरंगों द्वारा मोती, शंख, सीपियां एवं अन्य बहुमूल्य पदार्थ तट पर आ जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। अगला अगर हम देखें तो सागरी तटों पर उपस्थित गंदगी एवं अन्य महत्वहीन वस्तुएं इन तरंगों के साथ गहरे जल में चली जाती है, जिससे तट स्वच्छ बने रहते हैं। अगला, ज्वारीय लहरों द्वारा उन्नत किस्म की मछलियां तटों पर आ जाती हैं, फलतः मत्स्य उद्योग में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वारीय तरंगों के सहारे भारी और बड़े जलयानों को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ज्वार के क्या लाभ होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं ज्वार के प्रकार के बारे में। तो पहला जो ज्वार का प्रकार है वो हम देखते हैं अयन वृत्तीय या भूमध्य रेखी ज्वार। अयन वृत्तीय या भूमध्य रेखी ज्वार के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सूर्य के समान चंद्रमा का भी उत्तरायण या दक्षिणायन होता है। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क या मकर रेखा पर होता है, तो इस स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले उच्च ज्वार को क्या कहा जाता है? अयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। ऐसी स्थिति महीने में कब होती है? 2 बार होती है। तो हमने क्या देखा? पहले हम बात करते हैं अयन वृत्तीय ज्वार या भूमध्य रेखी ज्वार। तो हमने क्या देखा कि सूर्य के समान चंद्रमा का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क या मकर रेखा पर होता है, तो ऐसी स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले उच्च ज्वार को क्या कहा जाता है? अयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। और ऐसी स्थिति जो है महीने में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव भूमध्य रेखा पर होता है, अगर हम बात करें कि चंद्रमा का जो अधिकतम झुकाव है किधर है? भूमध्य रेखा पर होता है, तो आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखी ज्वार कहा जाता है। बहुत इजी है कि अगर चंद्रमा का झुकाव जो है, जिस तरीके से पृथ्वी जो है, हमने देखा था कि उत्तरायण होता है, सूर्य का जो है पृथ्वी में क्या होता है? उत्तरायण हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। उसी तरीके से चंद्रमा का भी क्या होता है? उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो अगर पृथ्वी जो चंद्रमा है उसका जो अधिकतम झुकाव हमको भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है, तो बस उसके आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखी ज्वार कहते हैं। इसके बाद अब हम अगला ज्वार पढ़ते हैं, उपभू व अपभू ज्वार। उपभू व अपभू ज्वार क्या है? चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है, तो ऐसी स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? उपभू ज्वार कहा जाता है। हमें ध्यान रखना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है, तो ऐसी स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से होने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? उपभू ज्वार कहा जाता है। इसके बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम
अधिकतम दूरी पर होता है तो ज्वार उत्पादक बल का प्रभाव कम होने से लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, और जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे कहा जाता है अपभू ज्वार कहा जाता है। तो अपभू ज्वार क्या है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो जो ज्वार उत्पादक बल का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाएगा और लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, और उसे ही क्या कहा जाता है, अपभू ज्वार की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं किसी स्थान पर एक दिन में एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है, उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। तो अगर हम बात करें, बहुत इजी वे में बताया गया है कि दैनिक ज्वार किसे कहते हैं, किसी स्थान पर एक दिन में एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है। उच्च और निम्न ज्वार की जो ऊंचाई है वो कैसी होती है, समान होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, दैनिक ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, किसी स्थान पर एक दिन में दो उच्च और दो निम्न ज्वार आते हैं, दो लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई लगभग क्या होती है, समान होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। इसके बाद ऐसा ज्वार जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। ये ज्वार सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसके बाद नोट में दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित फंडी की खाड़ी में आते हैं तथा इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ हैम्पटन की खाड़ी में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। यहाँ पर सागरी लहरें 2 बार इंग्लिश चैनल से तथा 2 बार उत्तरी सागर से भिन्न समय अंतराल पर पहुँचती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा किसके बारे में, ज्वार के बारे में देखा कि कहाँ पर ज्वार जो हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके बाद हम ज्वारी समय के बारे में देखते हैं कि प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः अगर हम बात करें तो दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। प्रत्येक ज्वार की उत्पत्ति 12 घंटे के अंतराल पर होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण तथा पृथ्वी की घूर्णन अवधि में अंतर होने के कारण प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। तो हमने सेकेंड पॉइंट में क्या देखा कि प्रत्येक ज्वार की उत्पत्ति हर 12 घंटे के अंतराल पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण और पृथ्वी की घूर्णन अवधि में अंतर होने के कारण प्रतिदिन जो ज्वार है वो लगभग जो है वो 26 मिनट की देरी से आता है। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखी। इसके बाद अगर हम देखें तो पृथ्वी के घूर्णन के दौरान जब ज्वार केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेती है और तो चंद्रमा उस केंद्र से थोड़ा आगे निकल चुका होता है, जिससे ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सम्मुख पहुंचने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। अर्थात एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। इसी कारण ज्वार केंद्र के विपरीत भाग पर ज्वार की उत्पत्ति 26 मिनट की देरी से उत्पन्न होती है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की घूर्णन के दौरान जब ज्वार केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो चंद्रमा उस केंद्र में से थोड़ा आगे निकल चुका होता है, जिससे ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सम्मुख पहुंचने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लग जाता है, और अर्थात एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में कितना समय लगता है, 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। इसी कारण ज्वार केंद्र में के विपरीत भाग पर ज्वार की उत्पत्ति जो है वो 26 मिनट की देरी से उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से हमने जो भी एक्सप्लेनेशंस थी उनको देखा। अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो अगर हम प्रश्न देखें कि दिन रात जिस कारण होते हैं वो क्या है, तो जो दिन और रात होते हैं वो किस कारण होते हैं, तो जो दिन और रात हैं वो भू परिभ्रमण के द्वारा होता है। मौसम बदलने का क्या कारण है, तो अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, तीसरा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, और चौथा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, अभी हमने पढ़ा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। तो पृथ्वी और अगर हम बात करें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी जो कारक है वो क्या है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपभू होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है। तो जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो कोण है वो कितना होता है? तो ये कितना होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की 180 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा की स्थिति युति वियुति बिंदु कहलाती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद युति वियुति बिंदु संयोजन सूर्य ग्रहण का कारण है, बिल्कुल सही है। युति वियुति बिंदु प्रतिकूलता चंद्र ग्रहण का कारण है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, युति वियुति बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है, और गलत ही पूछा गया है, इसलिए डी ऑप्शन। इसके बाद विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, ये कब होता है? तो हमें पता है कि ये 21 मार्च और 23 सितंबर की क्या होता है? स्थिति में होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो दोपहर को आपकी छाया जो सबसे छोटी होती है वो कब होती है? तो 21 जून के समय में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होता है? तो सूर्य का गुरुत्व बल, चंद्रमा का गुरुत्व बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल। तो इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये तीनों ही क्या हैं? अपने आप में बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ज्वार आता है। तो बृहद ज्वार जो है वो कब आता है? तो बृहद ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। तो बृहद ज्वार जो है वो कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन थे हमने उनको देखा और ये चैप्टर को भी कंप्लीट किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और थैंक यू।